ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं शमशाद अली आज से आपको भौतिक विज्ञान कक्षा 10 पढ़ाने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक रहेगा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये चैप्टर आपको 4 वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए आज से स्टार्ट किया जाए। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रकाश क्या है। हम जानते हैं प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, क्योंकि प्रकाश से हमें ऊर्जा और उजाला या प्रकाश कह सकते हैं आप, दोनों मिलता है। प्रकाश हमारी आंखों को संवेदना प्रदान करता है। जब हम अंधेरे में जाते हैं तो बिना प्रकाश के कोई भी वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। इसीलिए हम उस वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का प्रयोग करते हैं। तो ये प्रकाश जब किसी वस्तु पे क्या होता है, आपतित होता है, पड़ता है, तो वस्तु क्या करती है, उस प्रकाश को परावर्तित करती है, जिससे वो हमारी आँखों पे पड़ता है और हमें वस्तु आसानी से दिखाई देती है। प्रकाश की चाल जो होती है वो अलग अलग माध्यम में होती है। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगर हम इसे किलोमीटर पर घंटे में व्यक्त करना चाहें तो हम जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। इसका मतलब अगर हम इसे 10 की घात में लिखना चाहें तो 10⁻³ किलोमीटर। तो इसकी चाल जो हो जाएगी वो 3 × 10⁸ - 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। हम जानते हैं सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 19 सेकेंड लेता है। सूर्य इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा स्रोत है प्रकाश का। अब हम अगर प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को वस्तुएं 2 प्रकार की बांटी गई हैं। पहली तो दीप्त वस्तु, जिसको हम कह सकते हैं जिसको लिख सकते हैं प्रदीप्त वस्तु। मतलब ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं। जैसे सूर्य सबसे बड़ा है प्रकाश का स्रोत, ये खुद प्रकाश उत्पन्न करता है। बल्ब ये भी स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। मोमबत्ती, ये सब प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। और
दूसरी होती है आदीप्त। आदीप्त का अर्थ होता है ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न ना करें बल्कि दीप्त वस्तुओं के माध्यम से प्रकाश उत्पन्न करें, जैसे चंद्रमा। हम जानते हैं कि चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है बल्कि ये सूर्य के प्रकाश के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करता है। जैसे कुर्सी, जब कुर्सी पे किसी टार्च का या सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब वो हमें चमकती हुई दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं प्रकाश के गुण की। प्रकाश के क्या गुण होते हैं? पहली चीज, प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में होती है। किस में होती है? निर्वात में होती है। नंबर 2, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा का मतलब अगर प्रकाश इस तरीके से जा रहा है और उसके मार्ग में, उसके रास्ते में कोई रुकावट अगर आ जाएगी तो प्रकाश वहाँ से क्या होगा? मुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। इससे ये पता चलता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। आगे, प्रकाश में 7 रंग होते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। आप आगे जब पढ़ेंगे इसी कक्षा 10 की फिजिक्स में तो एक आप पढ़ेंगे विब जोयल। इसमें 7 रंग हैं। वी का मतलब वायलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब होगा ब्लू, जी ग्रीन होगा, येलो, ऑरेंज और रेड। अगला इसका गुण होगा प्रकाश चमकदार सतह से टकराकर परावर्तित हो जाता है। ये भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे प्रकाश हम टॉर्च ले लें और उसको किसी दर्पण पे डालें तो वो प्रकाश पुनः वापस लौट आता है। तो जब प्रकाश पुनः वापस लौट आता है तो उसको हम बोलते हैं परावर्तित प्रकाश। क्या बोलेंगे? परावर्तित प्रकाश। अगला है प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजर पाता। अपारदर्शी उन वस्तुओं को कहते हैं जिनके आर पार हम देख नहीं सकते। जैसे ईंट है, पत्थर है, इन पे प्रकाश जब पड़ता है तो इसके आर पार नहीं जा पाता। इसीलिए कहते हैं प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजर पाता है। अगला, प्रकाश किरण पुंज के रूप में चलता है। प्रकाश किरण पुंज, पुंज का मतलब होगा ग्रुप। प्रकाश किरण पुंज के रूप में चलता है, मतलब इसमें ग्रुप होते हैं। प्रकाश इस तरीके से चलेगा
ये ग्रुप में चलेगा, आगे की ओर बढ़ता रहेगा। चलिए अब पढ़ेंगे प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जब प्रकाश किसी समांगी माध्यम से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सरल रेखा में जाता है, कैसे जाता है? एक सरल रेखा में जाता है, तो उसे हम कहते हैं प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज किसे कहेंगे? प्रकाश किरण पुंज। पुंज अभी हमने ऊपर बताया कि ग्रुप होगा। तो जब प्रकाश एक ग्रुप के रूप में सीधी रेखा में जाता है तो उसे प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। पहला है अभिसारी। अभिसारी, इसमें क्या होगा? प्रकाश की किरणें क्या होंगी? प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलेंगी। प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलेंगी, इसलिए इसको बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलेंगे? अभिसारी। और जब प्रकाश क्या हो? जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, जैसे ये बिंदु है हमारा, इस बिंदु से प्रकाश क्या हो रहा है? आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अपसारी प्रकाश किरण पुंज। तीसरा होता है समांतर प्रकाश किरण पुंज। इसमें क्या होगा? प्रकाश की किरणें कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका शुरू होगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन ये इम्पोर्टेंट है। ये बोर्ड में कई बार पूछा भी जा चुका है, हो सकता है इस बार भी आ जाए। तो हम इसमें करते क्या हैं? कोई एक समतल दर्पण ले लिया। ये समतल दर्पण है हमारा, जिसके सिरे M1 और दूसरा सिरा M2। M का मतलब मिरर होगा। इस पे क्या किया हमने? कोई प्रकाश की किरण आती है, तो जो प्रकाश की किरण आती है उसको हम कहते हैं आपतित किरण। उसके बाद इस बिंदु पर पड़ेगी, मतलब इस समतल दर्पण पर पड़ेगी। और अभी हमने पढ़ा कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पे पड़ती है तो वो परावर्तित हो जाती है। तो जब प्रकाश की किरण इस तल पे पड़ेगी तो वो परावर्तित हो जाएगी, इसलिए इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। इस बिंदु पे हम क्या करेंगे? एक अभिलंब खींचेंगे इस तरीके से। ये हमारा अभिलंब होगा 90 डिग्री का। जिस बिंदु पर ये तीनों मिलेंगे उसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। तो इसमें क्या होगा? इसको क्या बोलेंगे? अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसको आपतन कोण कहेंगे। आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित
किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसको परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को I से लिखते हैं, परावर्तन कोण को R से लिखते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या चमकदार तल पे आपतित होती है तो वह उसी दिशा में वापस लौट जाती है। इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिस तल पे वो आके पड़ती है उसको हम परावर्तक तल कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन में दो प्रकार का प्रकाश का परावर्तन होता है। एक तो होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित, जिसको हम विसरित भी कहते हैं। नियमित में क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन चिकने तल से होगा, चिकने या चमकदार तल से होगा, जबकि अनियमित परावर्तन में खुरदरे तल से प्रकाश का परावर्तन होगा। चलिए हम बात करते हैं बहुत इम्पोर्टेंट प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन में यही फिगर ही बनेगा। पहला नियम क्या है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये हम देख रहे हैं, ये तीनों एक बिंदु से होकर जा रहे हैं, तो ये पहला नियम हो जाएगा। दूसरा नियम क्या होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। तो इसका पहला नियम होगा, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। दूसरा, आपतन कोण को हम I से लिखते हैं, ये हमेशा बराबर होता है परावर्तन कोण R के बराबर होता है। तो ये आपका प्रकाश का परावर्तन डेफिनेशन हो गई और प्रकाश के परावर्तन के नियम हो गए। चलिए हम बात करते हैं समतल दर्पण की। जैसा कि हमने कुछ नोट्स बनाए हैं, आपको वो PDF के रूप में प्रोवाइड की जाएंगी, तो आप हमसे जुड़े रहें और PDF आपको प्राप्त होगी। इसे लिखा हुआ है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो समतल दर्पण में क्या होता है, समतल दर्पण में पूरा तल उसका एक सपाट होता है, मतलब कहीं भी ऊंचा नीचा नहीं होता है, इसलिए इसको हम समतल दर्पण कहते हैं। तो समतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी होगा,
ये ध्यान रखें, आभासी के साथ में एक शब्द और जुड़ जाता है, सीधा। तो आभासी, सीधा तथा दर्पण के लंबवत ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी हुई है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम दर्पण के सामने कोई वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर उसके पीछे बनेगा। अगला है, यदि हम किसी वेग से दर्पण की ओर या दर्पण से दूर दौड़ें तो हमें स्वयं का मतलब अपने आप का जो प्रतिबिंब होगा वो दो गुने वेग से अपनी ओर आता हुआ या हमसे दूर जाता हुआ दिखाई देगा। ये बातें किसके लिए की जा रही हैं? समतल दर्पण के लिए। चलिए हम अब आगे बात करते हैं। अगली इसकी विशेषता क्या है कि व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई, मतलब जो समतल दर्पण है उसकी न्यूनतम लंबाई जो हो वो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी हो। मतलब व्यक्ति जितना ऊंचा है उससे आधी ऊंचाई पर अगर समतल दर्पण होगा तो हम व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब आसानी से देख सकेंगे। तो आप ये देख रहे हैं, इसका एक सूत्र लिखा हुआ है, समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई बराबर व्यक्ति की ऊंचाई बटे 2। मतलब हम क्या कर दें, अगर हमें समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई ज्ञात करनी है तो व्यक्ति की जितनी ऊंचाई है उसको हम 2 से भाग कर दें। इसका उल्टा अगर हमें करना है, मतलब समतल दर्पण की ऊंचाई दी गई है, हमें व्यक्ति की ऊंचाई बतानी है, तो इस 2 को इसके इधर ले आएंगे बराबर के इस साइड। तो हम जानते हैं जब कोई संख्या बटे में होती है तो बराबर के जब इधर इस साइड आएगी तो वो गुणे में हो जाती है। चलिए हम इस पर आपको कुछ न्यूमेरिकल बता देते हैं। ऐसे लिखा हुआ है कि एक दर्पण से एक समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की लंबी वस्तु की दूरी पर 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी गई है। तो हमें इसमें बताना है कि समतल दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी। अभी हमने पढ़ा है कि समतल दर्पण के सामने अगर हम कोई वस्तु रखते हैं तो जितनी दूरी पर रखते हैं उतनी ही दूरी पर उसका आभासी सीधा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जितनी लंबी वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब भी उतना ही लंबा होता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो वस्तु की लंबाई है, तो वस्तु की लंबाई कितनी है? वस्तु की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो भी इतनी ही होगी। प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। अगला न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं, जैसे अभी हमने बताया कि अगर
चलिए अगला न्यूमेरिकल है, व्यक्ति की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। अभी हमने आपको बताया कि समतल दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई होती है वो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। तो इसमें व्यक्ति की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है। हमें समतल दर्पण की ऊंचाई बतानी है। समतल दर्पण की ऊंचाई हो जाएगी व्यक्ति की ऊंचाई बटे 2, मतलब 170/2, इसको 2 से भाग करेंगे, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, मतलब 85 सेंटीमीटर। अगला न्यूमेरिकल है, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से आ रहा है। व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब किस वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। इसे अभी हमने समतल दर्पण के बारे में पढ़ा है ऊपर, कि समतल दर्पण की ओर कोई वस्तु जिस वेग से आती है तो उसका प्रतिबिंब हमें दोगुने वेग से आता हुआ या जाता हुआ प्रतीत होगा। तो इसमें पूछा गया है कि व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब किस वेग से आता हुआ प्रतीत होगा, तो उसका वेग हो जाएगा 2 × 5, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस समतल दर्पण पे आधारित न्यूमेरिकल आपके हो गए। अब यहाँ बात करते हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है, मतलब जितनी आकार की वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब भी उसी आकार का बनता है। चलिए हम अगली बात करते हैं, गोली दर्पण, स्फेरिकल मिरर। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है जिसके एक तल पर पारे या चांदी की कलाई की जाती है और उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है, जबकि उसका दूसरा जो तल होगा वो परावर्तक का कार्य करेगा और ये चमकदार होगा। इसका मतलब ये हुआ, जब इस दूसरे तल पे प्रकाश पड़ेगा तब ये परावर्तित होकर हमारी आँखों पे पड़ेगा, जिससे हमें वो वस्तु दिखाई देगी। तो गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। इसमें क्या होगा, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल इसको कहते हैं, अंदर वाले भाग को परावर्तक तल कहा जाएगा। ये हमारा अवतल दर्पण है, तो ये दबा हुआ है, तो ये दबे हुए तल को ही परावर्तक तल कहा जाएगा। तो अवतल दर्पण में जो परावर्तन होगा वो दबे हुए तल से होगा और इसके बाहर वाले तल पे कलाई की जाएगी और वो कलाई पारे या चांदी की होगी। अगला है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में जो परावर्तन होगा वो उभरे हुए तल से होगा, ये इसका उभरा हुआ तल है, और जो अंदर का है उस पर कलाई की जाएगी पारे या चांदी की। जब इस पर प्रकाश की किरण पड़ेगी तो इसके उभरे हुए तल से परावर्तन होगा, इसलिए इस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। चलिए बात करते हैं हम गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो ये दोनों दर्पण हैं, एक अवतल दर्पण है
और दूसरा उत्तल दर्पण है। ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है। जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा कि जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से हो उसको अवतल दर्पण कहते हैं, और जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से हो उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पर हम गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाओं को पढ़ेंगे। तो ये हमारे दर्पण बने हुए हैं, अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव किसे कहेंगे? तो ये अवतल दर्पण है, ये इसका परावर्तक तल है जिसको हम कहेंगे, इसका मध्य बिंदु ये P है। तो गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, तो जो परावर्तक तल है इसके मध्य बिंदु को ही हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के ध्रुव को कैपिटल P से लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं वक्रता केंद्र की। तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप कि ये जो C है इसी को हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र, क्योंकि ये जो है वो खोखले गोले का एक भाग है, इसलिए इसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या की परिभाषा देखी जाए तो दर्पण के ध्रुव और C, वक्रता केंद्र C, दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के जो बीच की दूरी होगी उसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे CP से व्यक्त किया जाता है। तो आपको दर्पण से संबंधित परिभाषाएं बता दी गई हैं। कुछ परिभाषाएं आप अभी रह गई हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। चलिए हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए।